मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए बेरोजगारी वाले सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गरीबी हो चुका है, गरीबी और बेरोजगारी सेक्शन में इसका मैंने बताया था कुल 3 क्लास होंगे। पहला गरीबी, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा जो क्लास आपका होगा वो होगा गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजनाएं शुरू से लेकर के 2021 तक का जो है हम लोग उन योजनाओं में अध्ययन करेंगे। तो आज जो बेरोजगारी सेक्शन है, गरीबी सेक्शन में आपने देखा था बहुत सारे लोगों को बहुत नए नए पक्षों की जानकारी मिली होगी। तो गरीबी बेरोजगारी तो जानते ही हैं कि एक बहुत ही किसी भी देश के लिए बहुत ही नकारात्मक स्थिति होती है और यह बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करती हैं। उसी तरह से गरीबी और बेरोजगारी का टॉपिक भी इतना आसान नहीं है जितना लोग आसान समझ लेते हैं। पहला चीज़ इसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने अध्ययन कराया है गरीबी का और आज जो बेरोजगारी का कराऊंगा, हमेशा उसी तरीके से अध्ययन कीजिए। प्रारंभिक से लेकर के मुख्य परीक्षा तक आपको कहीं भी समस्या का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप एसएससी दे रहे हों, जेपीएससी पीसीएस टाइप का कुछ दे रहे हैं या आईएएस दे रहे हों, ठीक है। इसलिए आज का क्लास को तो कुछ ज़्यादा ही विशेष ध्यान से सुनिएगा। कल भी बहुत कुछ समझने वाला था, गरीबी में भी बेरोजगारी में भी बहुत कुछ समझना है, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं पहले बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऊपरी स्तर पर आपने गरीबी बेरोजगारी पढ़ा है तो इन सारे वीडियोज को आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, देखिए। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में कन्फ्यूजन को दूर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेरोजगारी का पहले हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन पर, ठीक है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को यूई का जो है शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा यूई, ठीक है, बेरोजगारी। इसका डिफिनेशन क्या है? तो कार्यशील जनसंख्या माना जाता है अधिकांश देशों में 15 to 49 ईयर्स तो कार्यशील जनसंख्या जो रोजगार को इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, 15 से 59 वर्ष वाले सेक्शन में, तो उन्हें जो है बेरोजगारी कहा जाएगा, बेरोजगारी ग्रस्त कहा जाएगा। अब इसमें कौन शामिल नहीं होगा? तो 1 से 14 वर्ष वाले शामिल नहीं होंगे, क्लियर, छात्र हैं, बच्चे हैं, ठीक है। और 59 ईयर्स से ऊपर वाले शामिल नहीं होंगे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, क्लियर। उनको जो अगर वो काम करें या ना करें उन्हें जो है आप बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं शामिल कर सकते हैं, वो बेरोजगारी की परिभाषा से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। 15 से नीचे, 59 से ऊपर, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेरोजगारी का जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यापक है। पहले कुछ और चला करता था, बाद में 1929 के बाद जो है कुछ और जो है बेरोजगारी का धारणा आया। तो पहले बेरोजगारी की धारणा को हम लोग समझते हैं और उस अवधारणा के साथ साथ हम लोग ये भी जानते जाएंगे कि बेरोजगारी के क्या क्या टाइप्स हैं, क्योंकि दोनों अवधारणा और टाइप्स जो हैं एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आप उसको जो है अलग नहीं कर सकते हैं। क्लासेस कीजिए, समझ में आता जाएगा। एक है क्लासिकल कंसेप्ट, इसको आप बोल सकते हैं परंपरागत। और दूसरा जो है किन्सियन कंसेप्ट। ठीक है, एक आपका परंपरागत है और दूसरा किन्सियन कंसेप्ट है, क्लियर। इसी दोनों आधार पर हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। फिर देखते जाइएगा कि किस तरीके से इन्हीं दोनों अवधारणाओं के आधार पर आपके बेरोजगारी के प्रकार जो हैं पूरी तरह से क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, तो पहले चूंकि ये
आपका चला रहा था क्लासिकल कंसेप्ट, ठीक है, यानी कि परंपरागत जो विचारधारा था, तो उसी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो परंपरागत विचारधारा को जो महत्व देने वाले हैं उनके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। एडम स्मिथ, मार्शल, पिगू, रिकार्डो, मिल, जेबी से, क्लियर, जेबी से। तो यहां पर जो सूत्र इसका आपको याद रखना है, ए माँ मिली, ए माँ प्यारी, मिली जब से, क्लियर। देखिए, ए से हो जाएगा एडम स्मिथ, माँ से हो जाएगा मार्शल, प्यारी में दो य को साइलेंट कर दीजिए, प और र से कर लीजिए पीगू, री से रिकार्डो, मिली से आपका मिल हो जाएगा, और जब से हो जाएगा जे बी से। अर्थशास्त्री का नाम है ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए हमें लिख दे रहा हूं। तो जब से का अर्थ है जेबी से, मिली का अर्थ है मिल, प्यारी में प और र, ठीक है, प से आपका हो जाएगा पीगू और री से जो हो जाएगा आपका रिकार्डो। तो ये सारे जो हैं किस मत के समर्थक हैं? बेरोजगारी के अगर अवधारणा को देखा जाए तो ये सारे के सारे जो हैं क्लासिकल थ्योरी के समर्थक हैं, क्लासिकल कंसेप्ट के। अब क्लासिकल कंसेप्ट क्या है, उसके लिए जेबी से हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम लोग करने जा रहे हैं भाई क्लासिकल कंसेप्ट को, उसके बाद किन्सियन में हम लोग आएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। परंपरागत, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जेबीसी का कंसेप्ट। देखिए, इन्होंने कहा था पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। क्लियर? पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इनका कहना था कि अगर किसी भी चीज का उत्पादन होता है, ठीक है, तो उत्पादन तो ऐसे नहीं होता है। उत्पादन में श्रमिक वर्ग करते हैं तो उनको क्या दिया जाता है? बदले में मजदूरी दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है। क्लियर? उसके अलावा उसमें जो मनी लगता है, ठीक है, तो उसके बदले ब्याज दिया जाता है। जो भी मनी लगाया, बैंक लगाया, कोई आदमी लगाया, तो उसके बदले ब्याज दिया जाएगा ना। जो पूंजीपति होते हैं उन्हें लाभ या हानि हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि लाभ के लिए वर्क करते हैं, इसलिए उन्हें मान करके चलिए लाभ होता है, ठीक है, क्योंकि लगातार हानि होगा तो उनको तो बंद करना होगा। फिर प्रबंधन वर्ग जो होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में जो होते हैं, उन्हें वेतन दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। अब भूमि अगर होता है तो उसके लिए लगान दिया जाता है। तो मनी का जो होता है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो मनी हो रहा, आय प्राप्त हो रहा, वो हर रूप में जो है डिवीजन हो गया। और पैसा कहाँ गया? मार्केट में गया। मार्केट में जब जाएगा पैसा, आपके पास मनी रहेगा, पैसा रहेगा, तो निश्चित रूप से आप मार्केट जाइएगा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन का माल जो था, गुड्स जो था, ठीक है, वो सारा गुड्स तो मार्केट में ही ना आता है। आप मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, इसलिए जाते हैं मार्केट क्योंकि आपके पास मनी है। मनी नहीं रहेगा आप मार्केट नहीं जाइएगा, ठीक है। मनी कहाँ से मिला? जब पूर्ति हो रहा, पूर्ति के दौरान जो है अलग अलग साधनों में बटा, चाहे श्रमिक हो, प्रबंधन हो, पूंजीपति हो, ठीक है, या भूमि का लगान हो, तो ये सारा जो बटा वही पैसा आया मार्केट में, और वो सामान भी आया मार्केट में। तो आप जाते हैं सामान लेने को, तो यहाँ पर वही चीज़ से स्पष्ट होता है कि आप पैसा लेके आप जाते हैं मार्केट में, यानी कि मांग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वही चीज़ जेबिस से ने कहा था कि पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं क्रिएट कर लेता है। क्लियर? पहला चीज़ ये समझिए
दूसरा जो आपको समझना है कि अगर बाजार में श्रमिक मूल्य घटते हैं, मान लीजिए इंडस्ट्री बंद होने लगे किसी कारणवश से, तो श्रमिक जो है बेरोजगार होंगे, तो कम मूल्य पर भी जो है वर्क करने को रेडी होंगे ना। तो श्रमिक मूल्य अगर घटेंगे तो फिर से उनका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी पूंजीपति है या आपको भी कोई काम कराना है, ठीक है, घर का ही छोटा मोटा काम कराना है, ठीक है, घर मरम्मती कराना है, तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है पारिश्रमिक देकर हम वर्क करा लें, ठीक है। अगर श्रमिक के पास बहुत ज़्यादा काम है तो कम मनी में वो आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके पास कम काम है और ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं कि अगर ये श्रमिक चलो नहीं करेगा दूसरे से करवा लेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि वो श्रमिक कम जो है आपका मूल्य में भी तैयार हो जाएगा, कम पारिश्रमिक में भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पारिश्रमिक अगर अधिक होता है तो डिमांड जो श्रमिक का क्या होता है, कम होता है। अब पारिश्रमिक जब कम होता है तो डिमांड जो होता है अधिक होता है, ठीक है। श्रमिक के संदर्भ में ये बात हो रही है, जो काम करने वाले हैं, रोजगार चाहने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं आधारों पर क्या कहा था क्लास, यही दो आधार हैं, ठीक है। एक ये आधार है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, दूसरा ये आधार है कि अगर श्रमिकों का रेट जो है कम रहेगा, वर्क का मेहनताना उनका कम रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये आधारों पर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया कि बेरोजगारी क्या है, ठीक है। अब डिफिनेशन पर मैं आता हूँ, ठीक है, कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार बेरोजगारी क्या है। इनका कहना था कि बेरोजगारी जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति से एक अस्थायी विचलन है। इसको एकदम अच्छा से याद रखिएगा। एक क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मत है, उन लोग मानते ही नहीं हैं, दूसरे शब्दों में उन लोग मानते ही नहीं हैं कि बेरोजगारी की स्थिति भी होती है किसी समाज में, देश में, अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अगर बेरोजगारी टाइप का कुछ चीज़ है भी तो वो क्या है, पूर्ण रोजगार से अस्थायी विचलन है। क्यों है, ठीक है, क्यों उसका जवाब मिलता है यहाँ से, JB शॉ के स्टेटमेंट से, ठीक है, कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं क्रिएट करती है। क्लियर, यानी कि पूर्ति अगर होता रहेगा तो मांग जो है आपका होता रहेगा, मांग जब होगा तो फिर पूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि कोई भी बेरोजगार नहीं होता है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ठीक है। और सामान्य रूप से अगर सोचिए तो आपको सही भी लगेगा, ठीक है, कुछ मामलों में, कि अगर बेरोजगार रहेगा तो खाएगा पिएगा कहाँ से, और फिर वो तो मर जाएगा, ठीक है। इससे भी अस्तित्व बेरोजगारी का किसी हाल में नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन ऐसा जो आपका वास्तव में होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर फिर देखिए दूसरा जो है कि बेरोजगारी पूर्ण रोजगार से अस्थायी विचलन है। एक तो ये है, ठीक है, कि रोजगार मांग उत्पन्न हो रहा तो फिर मांग जब उत्पन्न हो रहा तो पूर्ति फिर करना पड़ेगा। और यहाँ पर है पारिश्रमिक जब भी घटेगा, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री बंद हो गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का ही कहना है, मान लीजिए कोई जो है आपका इंडस्ट्री बंद हो गया, क्लियर, या कृषि होना बंद हो गया कुछ समय के लिए, अस्थायी विचलन है। क्यों वर्ड को यूज किया गया उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कुछ समय के लिए जो है आपका कृषि का कार्य बंद हो गया, पानी नहीं पड़ा, या आपका इंडस्ट्री बंद हो गया किसी कारण से, कोरोना वाले कारण से। मान लीजिए कोरोना भी जैसे आपका आया हुआ था तो बहुत स्टेट में आपने देखा इंडस्ट्री जो है बंद हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सारे लोग जो है हटा दिया कि नहीं अब तो इंडस्ट्री बंद है, हम कहाँ से आपको रखेंगे, चलेगा तब ना रखेगा, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग पैदल भी आपका आए थे पिछले राउंड में, ठीक है। इस राउंड में तो उससे सूचना नहीं मिली है क्योंकि लॉकडाउन बहुत उस टाइप का नहीं लगाया गया है अभी तक। तो यहाँ पर क्या आपका हो रहा कि जैसे बंद हो गया या कृषि कार्य बंद हो गया तो कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गए लोग, लेकिन जब सारे लोग बेरोजगार होते हैं तो उनका रेट क्या होता है, गिर जाता है। क्लियर। पहले जब वो 300 रुपया पर डे का डिमांड करते थे, अब वो 200 रुपये में भी तैयार हैं, ठीक है, कि किसी तरह से मिल जाए, जो घर में बैठे हुए हैं, चलो 200 रुपया तो हर दिन आएगा। क्लियर। तो ये जो आपका हुआ अस्थाई विचलन था 200 रुपया में। फिर क्या होता है, जब श्रमिक का मूल्य घटता है, पारिश्रमिक घटता है, ठीक है, तब फिर से जब इंडस्ट्री खुलता है या फिर दूसरे क्षेत्र हैं, फिर वो चाहते हैं कि उनको हम वर्क पर रख लें, फिर से रोजगार मिल जाता है। क्लियर हुआ। यानी कि बेरोजगारी जो है पूर्ण रोजगार से अस्थाई विचलन है। पूर्ण रोजगार इन लोग हमेशा मानते हैं, और अगर बेरोजगारी आती है तो पारिश्रमिक गिरता है, जिससे फिर अलग अलग जो भी संगठन हैं, इंडस्ट्री हो, कृषि क्षेत्र हो, वो फिर जो है श्रमिकों की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि रेट उनका घटा रहता है। फिर से पूर्ण रोजगार की सिचुएशन जो है उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका डिफिनेशन हुआ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का यही है, रोजगारी बेरोजगारी पूर्ण रोजगार से अस्थायी विचलन है, और इसका आधार हुआ जेबीसे का स्टेटमेंट, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है, और दूसरा श्रमिकों का रेट गिरता है तो उनका डिमांड बढ़ता है, फिर से बेरोजगारी जो है दूर हो जाती है। आशा है कि आप क्लासिकल कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, अगर बेरोजगारी होता ही नहीं है उनके अनुसार, या होता भी है तो अस्थायी रूप से होता है, तो क्या उन्होंने बेरोजगारी का कुछ टाइप्स भी बताया है, ठीक है, तो निश्चित रूप से बताया है, और उसी टाइप का बताया है जैसा उनका कंसेप्ट था। तो पहले जो हम बेरोजगारी के उन 2 प्रकारों के बारे में बात करेंगे जिसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा बताया गया है। चलिए अब उसको देखते हैं। इस सेक्शन में जिनको कंफ्यूजन होगा फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेरोजगारी के प्रकार, यूई मीन्स बेरोजगारी, ठीक है, क्लासिकल कंसेप्ट में। देखिए, जो परंपरागत विचारधारा वाले थे, क्लासिकल विचारधारा वाले थे, उन्होंने 2 टाइप का बेरोजगारी बताया। एक ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल वॉलंटरी, ठीक है। तो ये 2 टाइप का जो बेरोजगारी था। ऐच्छिक का अर्थ क्या आपका होता है कि खुद ही वर्क नहीं करना चाहता कोई, या फिर प्रचलित दर पर नहीं चाहता करना वर्क। आपके पास पुश्तैनी संपत्ति है, बहुत सारा पैसा है शुरू से, आपको इच्छा नहीं है वर्क करने का, ठीक है, या फिर कोई भी कारण हो, क्लियर, जिसके कारण आप वर्क नहीं करना चाहते हैं, आपको उसका कोई दिक्कत नहीं है, जीवन ठीक ठाक कट रहा है बिना वर्क किए ही, तो क्या होगा, उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को लगता है कि उसकी योग्यता के अनुसार मनी नहीं मिल पा रहा है, पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इस स्थिति में अगर कोई वर्क नहीं करता है तो भी वह जो है आपका ऐच्छिक बेरोजगारी में ही शामिल करते हैं, जो आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है। दूसरा जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो ये भी आपका एक टाइप है, ये भी अस्थायी विचलन है, ठीक है। पूर्ण रोजगार से अस्थायी विचलन है बेरोजगारी। तो ये कैसे अस्थायी विचलन है, ये इस तरीके से है कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री बंद हो गया और जो है वर्कर दूसरी जगह वर्क की खोज में है, तो थोड़े दिन जो है वो बेरोजगार रहेगा, वो कहा जाएगा आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। अथवा उस वर्कर ने स्वयं ही छोड़ दिया ज़्यादा अच्छा नौकरी की तलाश में, और जब तक वो नौकरी छोड़ रहा तो उस अंतराल में उसकी बेरोजगारी को कहा जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। घर्षण 2 चीज़ों के बीच होता है, आप जानते हैं, ठीक है।
जो मध्य में बल उत्पन्न होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, तो घर्षण होने से जो बल उत्पन्न होता है वो घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री से दूसरा इंडस्ट्री या एक संगठन से दूसरा संगठन में जब आदमी जाता है तो शिफ्ट के दौरान जो कुछ दिनों के लिए बेरोजगार रहता है वो कहलाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ये था दोनों कंसेप्ट, ये दो टाइप था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, क्लियर। इस कंसेप्ट का विरोध किया किन्स ने, किस तरीके से किया उसको समझिए। जॉन मेरार्ड किन्स इनका पूरा नाम था। 1929 में अमेरिका 1929 में अमेरिका में जो है मंदी आया, आर्थिक मंदी, महान आर्थिक मंदी की संज्ञा दिया जाता है। वॉल स्ट्रीट जो वहां का शेयर बाजार है न्यूयॉर्क में, शेयर जो है पूरी तरह से शेयर के मूल्य जो है अचानक गिर गए थे फ्राइडे को, ठीक है। तो उसी को कहा गया मंदी। और मंदी जैसे ही आया तो सारी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण कंपनियां जो हैं धड़ाधड़ बंद होने लगे। अब बेरोजगारी जो था स्पष्ट रूप से वहां पर क्लियर, पुराना कंसेप्ट जो क्लासिकल कंसेप्ट था धराशायी हो चुका था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हर तरफ बेरोजगारों की भीड़ दिख रही थी। अनैच्छिक बेरोजगारी ये ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं था, ठीक है, कि इच्छा से वो बेरोजगार बैठे हो, चाह रहे थे वर्क, क्लियर, लेकिन उन्हें वर्क नहीं मिल रहा था क्योंकि सामान जो आपके भरे पड़े थे गोदाम में, ठीक है, लेकिन बाहर वो बिक नहीं रहा था क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए थे तो उनके पास मनी नहीं था तो क्रय शक्ति खत्म हो गया था, तो मार्केट क्यों निकलते, पैसा ही नहीं था तो सामान रखा पड़ा था। और चूंकि पहले का सामान बिक नहीं रहा था तो इंडस्ट्री पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा, जो एक दो चल रहा था वो भी बंद होता जा रहा था। तो जो पूर्ण रोजगार की अवधारणा थी वो पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी। इसी दौरान 1936 में किन्स का आगमन हुआ, ठीक है। जॉन मेरार्ड किन्स, उन्होंने 1936 में एक पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, किन्स द्वारा 1936 में लिखा गया। इसमें इन्होंने लिखा, क्लियर, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, क्या कहा देखिए, पूर्ण रोजगार से पूर्व ही मांग पूर्ति में संतुलन स्थापित हो सकता है, ठीक है। देखिए, मांग और पूर्ति में जो क्लासिकल का कंसेप्ट था कि मांग और पूर्ति में संतुलन होता रहता है, इसलिए रोजगार की कभी कमी नहीं होगी, पूर्ण रोजगार हमेशा रहेगा। लेकिन इनका कहना था कि अर्थव्यवस्था का एक गुण होता है कि हमेशा मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाए, ठीक है। अब ये निर्भर करता है कि मांग और पूर्ति का जब संतुलन हुआ तो सारे लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला। तो किन्स का कहना था मांग और पूर्ति में संतुलन रोजगार से संबंध नहीं रखता है, मांग और पूर्ति में संतुलन जो है सारे लोगों को रोजगार मिलने से पहले भी संभव है, ठीक है। इसको दूसरे ढंग से समझाया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा प्रभावी मांग की कमी, क्यों होता है, प्रभावी मांग की कमी के कारण। ये प्रभावी मांग क्या होता है, प्रभावी मांग का अर्थ होता है, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप
के घर में बहुत तरह तरह चीज़ों की आवश्यकता है, क्लियर, और आपके पास मनी है तो आप जा करके खरीदेंगे, यही तो मांग को क्रिएट करता है, क्लियर। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाल देंगे कि ठीक है बाद में लेंगे, क्लियर। तो वहाँ मांग क्रिएट नहीं हुआ, जबकि आवश्यकता आपको थी, ठीक है। आवश्यकता और पूर्ति अलग चीज होता है ना। आपका आवश्यकता है वो मांग में बदलता है या नहीं बदलता है, इसके लिए पैसा होना जरूरी है, ठीक है। आवश्यकता तब मांग में बदलेगा जब आपके पास मनी हो, ठीक है। तो अगर आप क्रय शक्ति नहीं है आपकी, यानी कि पैसा नहीं है, तो आपका क्रय शक्ति नहीं होगा तो आप मांग में नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। तब होता क्या है, अब भारत में आपको लग रहा होगा कि चलो 1 अरब 21 करोड़ आदमी रहता है 2011 के अनुसार, ठीक है। तो इनका मांग तो है, वहां तो 25 करोड़ ही रहते हैं यूएसए में, तो उनके अपेक्षा यहाँ ज्यादा मांग होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ मांग कम है एवरेज, ठीक है। जब मांग कम है तो पूर्ति के साथ जल्दी संतुलन हो जाता है, पूर्ति भी कम होगा, ठीक है। उन लोग फालतू का तो बनाएंगे नहीं ना, जितना मांग होगा उतना ही ना बनाएंगे, क्लियर। अगर मांग ज्यादा होता तो पूर्ति के लिए भी ज्यादा, वहां पर पूर्ति भी ज्यादा होना पड़ता, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा इंडस्ट्री का जरूरत पड़ता, तो ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता। लेकिन यहाँ पर मांग ही क्रिएट नहीं हो पाता है, मांग नहीं क्रिएट हो पाता है तो बहुत जल्द ही जो है मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाता है, और उसी का परिणाम होता है कि सभी को रोजगार मिले बिना क्या होता है कि मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाता है, सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं हो पाती है, और यहीं से आपका उत्पन्न होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। यानी कि चाहते हैं लोग रोजगार करना, क्लियर, रोजगार प्राप्त करना, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि मांग और पूर्ति में संतुलन हो चुका है। जितने लोगों को खपाना है, इंडस्ट्री कृषि खपा चुका है, ठीक है, उससे ज्यादा वो खपाने की स्थिति में तब आएगा जब मांग क्रिएट होगा। मांग क्रिएट ही नहीं होगा तो पूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रोजगार नहीं उत्पन्न होंगे। यही था आपका किन्स का विचारधारा। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो जो मैंने अभी समझाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग किन्स के विचारधारा के अनुसार बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं उसको समझ लेते हैं। इनका अगर आप व्यापक रूप से बात कीजिए तो एक ही प्रकार का बेरोजगारी होता है, और वो है अनैच्छिक बेरोजगारी, क्लियर। अब अनैच्छिक बेरोजगारी जो है बहुत प्रकार का हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, शहरी हो सकता है, ग्रामीण हो सकता है, खुला बेरोजगारी हो सकता है, अल्प हो सकता है, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक, चक्रीय बेरोजगारी हो सकता है, और प्रौद्योगिकी बेरोजगारी हो सकता है। ये अलग है चक्रीय और ये अलग है, ओके। तो अनैच्छिक बेरोजगारी ये सब है जहां पर लोग चाहते हैं कि रोजगार मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाता है। तो उसमें पहला आपका आता है शहरी बेरोजगारी। यहां पर जो आपका आता है औद्योगिक बेरोजगारी,
औद्योगिक बेरोजगारी, और दूसरा जो आता है शैक्षिक बेरोजगारी। ऐसा नहीं कि गांव में नहीं है शैक्षिक बेरोजगारी, वहां भी है, लेकिन मुख्य रूप से शहर में मिलता है। यहाँ मौसमी बेरोजगारी, छुपा बेरोजगारी, खुला बेरोजगारी का कोई पार्ट नहीं है, अल्प बेरोजगारी का 2 पार्ट है, और दृश्य बेरोजगारी, दृश्य बेरोजगारी। क्लियर? तो ये सारे जो है बेरोजगारी के टाइप हैं, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए शहरी बेरोजगारी जो आपका होता है, शहर में मुख्य रूप से अगर इंडस्ट्री वगैरह बंद हो गया अचानक, या मंदी का शिकार हो गया है, नुकसान में चल रहा है, बंद हो जाता है, तो उसमें जो भी वर्क करने वाले लोग होते हैं वो बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत जो है उन्हें दूसरे इंडस्ट्री में काम मिल जाए उसकी गारंटी नहीं होती। ठीक है, और उनमें उतनी तकनीकी क्षमता भी है या नहीं कि दूसरे इंडस्ट्री में वर्क कर सकें, और उसी टाइप का कोई और इंडस्ट्री खोजने के लिए हो सकता है कि बहुत दूर जाना पड़े, नहीं मिले, तो बेरोजगारी का शिकार हो गए। शैक्षिक बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या भारतीय शहरों में, विकासशील देशों के शहरों में बन चुकी है, क्योंकि जो पिछड़े देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, उनकी जो शिक्षा प्रक्रिया है, ठीक है, उसको वर्क से नहीं जोड़ा गया है, व्यवसाय से नहीं जोड़ा गया है। हर सरकारी नौकरियां जो है सीमित मात्रा में है। ठीक है, अगर सिंपल आप पढ़ते हैं, कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन होता है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी में जो सीटों की संख्या है वो निरंतर जो है घट रही है, कम हो रही है, क्योंकि हर पक्ष का जो है लगभग निजीकरण हो रहा है इस एलपीजी के दौर में। ठीक है, उदारीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, जिसके कारण सरकारी नौकरियों की संख्या जो है घटती जा रही है। क्लियर? और दूसरा घटने का कारण ये भी है कि जो मशीनीकरण हुआ है, ठीक है, नए नए टेक्निक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए हैं, तो कम व्यक्ति के द्वारा भी बहुत सारे वर्क जो है निपटा दिए जा रहे हैं। इसलिए पहले की तरह बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है, और शैक्षिक बेरोजगारी का एक पक्ष और ये है कि दूसरे वर्ग को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी ये बेरोजगार का दंश झेलते रहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ पर जो है मौसमी बेरोजगारी व्यापक रूप से पाया जाता है भारत में, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्षेत्र में सिंचाई का व्यवस्था है नहीं। खास करके झारखंड का बात कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत कम सिंचाई परसेंटेज जो है सिंचाई का व्यवस्था है। तो सालों भर जो है आपका खेती होगा, उत्पादन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में नहीं होता है। तो जो धान का जो फसल का होता है, खरीफ फसल का सेक्शन होता है, वहाँ पर लोग जो है वर्क में लगते हैं 5-6 महीने। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर उनके पास कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, पशुपालन वगैरह छोटा मोटा करते हैं। कुटीर उद्योगों का अभाव जो है एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, जिसके कारण भी कृषि संलग्न उद्योग भी विकसित नहीं हो पाए, जिसके कारण भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। सब्जी वगैरह करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी आर्थिक जो जरूरत है उसकी पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। तो ये भी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, जिसमें 3-4 महीना लोग रहते हैं। अब आइए छिपी बेरोजगारी, ये भी बहुत ज्यादा पाया जाता है भारतीय गांव में। ठीक है, मान लीजिए कि एक खेत है 1 हेक्टेयर का, और उसमें जो है कैपेसिटी जो है पूरे वर्ष का, उसमें जो है आपका मान लीजिए कि 50 क्विंटल धान हो सकता है, और उसमें 10 व्यक्ति लगे हुए हैं। 1 हेक्टेयर खेत में 10 व्यक्ति लगे हुए हैं, और उत्पादन कितना होता है 50 क्विंटल। मान लीजिए कि वो 10 व्यक्ति की जगह 5 ही व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं 1 हेक्टेयर पर, और उत्पादन कितना है 50 क्विंटल। देखिए उत्पादन उतना ही रहा, ठीक है, जमीन उतना ही है 1 हेक्टेयर, उत्पादन 50 क्विंटल है, आदमी घट गया। आदमी कितना घट गया 5 घट गया। ठीक है, 5 घट गया, पहले 10 था, अभी 5 रह गया है। क्लियर? यानी कि 5 व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। यही 5 व्यक्ति जो हैं, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं, वो फालतू का लगे हुए हैं। ठीक है, श्रम की बर्बादी है। ठीक है, प्रोफेसर वार्षिक ने इसे कहा है, यह श्रम का अपव्यय है। क्लियर? छिपी बेरोजगारी भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जहां जरूरत भी नहीं है वहां पर भी आवश्यकता से अधिक लोग जो हैं लगे हुए हैं काम में।
हालांकि उसके वो रहे नहीं रहे प्रोडक्शन पर जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हीं एक्स्ट्रा लोगों को कहा जाता है कि छिपी बेरोजगारी के शिकार हैं। आगे आइए, खुला बेरोजगारी। ठीक है, खुला बेरोजगारी का अर्थ है ये किसी भी सेक्शन में हो सकता है। ठीक है, जब लंबे समय से आपके पास कोई रोजगार नहीं हो, कोई आय का साधन नहीं हो, ठीक है, घर में बैठे हुए हैं, या तो बैचलर करके बैठे हुए हैं, एमए करके बैठे हुए, कोई टेक्निकल हैंड ले करके बैठे हुए हैं, या कुछ भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, फिर भी बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो कहा जाता है खुला बेरोजगारी। क्लियर? अल्प बेरोजगारी, ठीक है, इसमें अदृश्य होता है और दृश्य होता है। ठीक है, अल्प बेरोजगारी में अदृश्य और दृश्य। तो पहला है आपका दृश्य बेरोजगारी। अब दृश्य बेरोजगारी में क्या होगा, दिख नहीं रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप पूरा वर्ष जो है वर्क पर जा रहे हैं और आपको जो है 10,000 दे रहा है मंथली पेमेंट, और आपको जरूरत है 25, 30, 40,000 का। ठीक है, आप वैकल्पिक रोजगार की भी तलाश करते रहते हैं, चलो इसके साथ साथ कुछ और कर लेते हैं ताकि कुछ इनकम और हो जाए। वर्क तो आप सालों भर जा रहे हैं, वो आपसे 7-8 घंटा वर्क भी ले रहा, ठीक है, जो भी रिक्वायर होता है, लेकिन मनी इतना नहीं दे रहा कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो इसे कहा जाता है अदृश्य अल्प रोजगार। क्लियर? इसे पूर्ण रोजगार आप नहीं कह सकते हैं, अल्प रोजगार। ठीक है, अदृश्य अल्प रोजगार में क्या होता है, सबको दिख रहा कि आप जो है सालों भर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं, जो कृषि वाले से गांव वाले सेक्शन मैंने बताया था, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी जो है दृश्य अल्प रोजगार का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? जिसमें आप 4-5 महीना वर्क में रहते हैं, बाकी महीने वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मनरेगा वाला तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें 100 दिनों के लिए वर्क दिया जाता है। ठीक है, वो भी दृश्य अल्प रोजगार में आएगा, क्योंकि रेगुलर आपको वहां पर वर्क नहीं मिलता है। इसके अलावा अल्प बेरोजगारी में उन सभी को भी शामिल किया जाता है। अल्प बेरोजगारी में ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो आपका अगर अल्प बेरोजगारी का एग्जाम्पल मैं और कुछ दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप PhD किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और ग्रुप D का जॉब मिला आपको रेलवे में। ठीक है, तो आपका तो क्वालिफिकेशन हायर था और ऊंचे ऊंचे पदों के लिए भी आप योग्य थे, लेकिन आपको नहीं मिल पाया, तो आप ग्रुप D के वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आपका आएगा अल्प बेरोजगारी में। ठीक है, पूर्ण रोजगार उसको नहीं माना जाता है। या फिर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और वर्क जो है आप 8 घंटा पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए उतना वर्क ही नहीं, वहाँ पर 3-4 घंटे का वर्क ले रहा है, फिर भेज दे रहा है, पैसा भी उसी के अनुसार दे रहा है। तो जो एक मानक होता है, ठीक है, कि 8 घंटा डेली, क्लियर, तो भी आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो भी अल्प बेरोजगारी में आएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे अल्प बेरोजगारी को। चलिए संरचनात्मक बेरोजगारी पर आते हैं। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ होता है किसी भी समाज में, देश में, संगठन में, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, हमेशा स्थितियां जो हैं एक तरह की नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कुछ कारण से अचानक बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो जाए, या व्यवस्था फैल जाए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां रुक जाएं कुछ विशेष क्षेत्र की। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है कि श्रमिक जो है खाली बैठ जाते हैं। जो वर्क वहां कर रहे थे वो क्या हो गए, खाली बैठ गए। ठीक है, उनमें योग्यता है कुछ खास वर्क करने की, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि श्रम गतिशील नहीं है। ठीक है, अगर एक इंडस्ट्री, जैसे माना जाता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ही हम लोग बात करते हैं, कि ब्रिटेन में जब 18वीं सदी के अंत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी जो परंपरागत उद्योग थे वो तबाह हो गए। अब भारत में भी जब 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ के परंपरागत उद्योग जो है तबाह होने लगे। क्लियर? लेकिन वहाँ के जो श्रमिक थे वो बड़े उद्योगों में खप गए। क्लियर? लेकिन यहाँ के श्रमिक खप नहीं पाए। इसका 2 कारण था। एक, श्रम गतिशील हमारा नहीं था, यानी कि जहाँ आवश्यकता है श्रमिकों की वहाँ पर श्रमिक तुरंत नहीं पहुँच पाए। क्लियर? इसमें सरकार की उस रणनीति नहीं रही। ठीक है, जिसके अगर सरकार का भी हेल्प रहता तो पहुँच पाते और उसी अनुसार कोई और वर्क ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा, तकनीकी ज्ञान का अभाव,
ये दो कारण से आपका जो है वे बेरोजगार रह जाते हैं। और संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या भारत में भी अच्छी खासी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे ही बंद होता है तो यहाँ पर जो मैंने बताया तुरंत जो है बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें फिर समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, क्योंकि सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि इंडस्ट्री अगर बंद होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसके लिए क्या मेजर्स अपनाए जाएं, ठीक है, उसके लिए क्या रिमेडीज हो, ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक नीति, पॉलिसी, एक्ट कुछ भी अभी तक नहीं बना है। आगे आइए, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी आई, ठीक है, मंदी और मुद्रास्फीति जो होता है, मुद्रास्फीति में मूल्य बढ़ता है और मंदी में जो है मूल्य घटता है, पैसा का मूल्य घट जाता है, सामान का मूल्य घट जाता है और इंडस्ट्री बंद होने लगते हैं, मार्केट में जो है मनी जो है खत्म होने लगता है, करेंसी खत्म होने लगता है, लोगों के रोजगार छीनने लगते हैं, लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मंदी, ठीक है। मंदी भी जो है अच्छा नहीं होता है। मंदी को सॉल्व करने के लिए सरकार नए मुद्रा जारी कर सकती है, नए इंडस्ट्रीज को खोल सकती है अपनी ओर, नए रोजगार जैसे मनरेगा टाइप का जो रोजगार है उसको जो है एक्टिव कर सकती है बहुत ज़्यादा, जैसे कोरोना काल में किया गया, ठीक है। तो मंदी का सिचुएशन आ सकता है। तो मंदी के बाद फिर क्या आता है, पुनरुत्थान बोला जाता है। जब मंदी से फिर उपाय जब किया जाता है, जैसे कि तीसरा का मंदी यानी कि यूएसए में जब आया था 1929 में महान मंदी, तो उसके बाद रूजवेल्ट ने क्या किया था, बहुत सारे मेजर्स अपनाए थे, जिसके बाद मंदी से दूर मंदी जो है समाप्त होने लगा था। तो जब मंदी समाप्त होने लगता है इस अवस्था को कहा जाता है प्रतिसार, ठीक है। मंदी के बाद क्या आता है, प्रतिसार। अब प्रतिसार के बाद आता है तेजी, क्लियर, सॉरी, मंदी के बाद आता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान के बाद आता है तेजी, क्लियर। मंदी आया, फिर पुनरुत्थान आया, फिर तेजी आया, तेजी के बाद फिर क्या हो सकता है, प्रतिसार आ जाए। यानी कि जो क्रम आपका है मंदी, पुनरुत्थान, तेजी, प्रतिसार, मंदी, पुनरुत्थान, तेजी, प्रतिसार, ये क्रम चलता रहता है कोई भी इकोनॉमी में। कभी कभी बहुत ज्यादा मंदी हो जाता है और अन्यथा जो है नॉर्मल रहता है, बहुत एवरेज डाउन होता है अर्थव्यवस्था में, या फिर बहुत एवरेज तेजी आता है। तो मंदी में क्या होता है कि रोजगार छीनने लगता है, तेजी में रोजगार मिलने लगता है, ठीक है। और सब संक्रमण अवस्था है, मंदी के बाद पुनरुत्थान और तेजी के बाद प्रतिसार, टेंशन मत लीजिएगा। यानी कि तेजी मंदी का दौर चलते रहता है। तो मंदी जब भी होगा तो बेरोजगारी उत्पन्न होगा, और जब बेरोजगारी उत्पन्न होगा मंदी के कारण तो इसे कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी, क्लियर, क्योंकि एक चक्र के रूप में चलता रहता है, एक बार तेजी एक बार मंदी। अब आइए प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ तरह तरह के टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, आज भी विकास हो रहा है, बड़े बड़े मशीन जो है बनते गए हैं, कंप्यूटर बन गए हैं, तो लोगों का वर्क जो था उसको संभालने वाले मशीन जो है आ गए हैं, बड़े बड़े मशीन और टेक्नोलॉजी, जिसके कारण लोगों की आवश्यकता कम पड़ी है, ठीक है। पहले ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी, अब एक ही श्रमिक जो है बहुत सारा वर्क कर लेते हैं, इसी कारण जो है बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। यही सब टाइप था, दो वहाँ था क्लासिकल वाले में, बाकी यहाँ पर है। इतना ही टाइप आपको पढ़ना है, घुमा फिरा करके सब, कोई भी नोट्स पढ़िए, बुक पढ़िए, यही सबको देता है घुमा फिरा के, उससे बाहर कुछ भी बेरोजगारी के टाइप्स जो हैं नहीं बचेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बेरोजगारी के कारण पर। बेरोजगारी के कारण में हम लोग विशेष रूप से स्टडी करेंगे शहरी बेरोजगारी का क्या कारण है और ग्रामीण बेरोजगारी का क्या कारण है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दोनों में होगा, जनसंख्या बढ़ रहा है इसलिए रोजगार देने में सरकार, निजी संगठन सक्षम नहीं रहे हैं, एक। दूसरा, यहां पर जो आपका आएगा
औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग शहर में होता है जनरली माना जाता है। यहां आएगा कृषि पिछड़ापन और यहां जोड़ दीजिएगा उद्योग क्या हो सकता है ग्रामीण में, उसको सोच लेना है। वहां पर क्या हो सकता है, कुटीर उद्योग हो सकता है, कुटीर या छोटे छोटे उद्योग या लघु भी बोल सकते हैं, या कृषि आधारित उद्योगों का अभाव। भारतीय कृषक बहुत ज्यादा सोचते हैं कृषि छोड़ के तो पशुपालन, ठीक है, बकरी पालनी है, भेड़ पालनी है, गाय भैंस पालनी है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचते हैं। कृषि आधारित कुटीर उद्योग, छोटे छोटे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हो सकते हैं। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। अगर इसको ध्यान दिया जाता है तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी जो है दूर होंगे। क्लियर। तो कुटीर उद्योग, अब ये जो हुआ आपका तीसरा में जो है आपका पूंजी निवेश। उद्योग में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, पूंजी का कमी आ सकता है, निवेश का कमी आ सकता है, तकनीक पुराना धुराना, ठीक है, कमी। चौथा में यहां क्या आ सकता है, पलायन गांव से शहरों की ओर। शहर, ग्राम से शहर की ओर जो लोग पलायित कर रहे हैं, ठीक है, तो शहरों में जा रहे हैं और वहां पर अगर काम उनको नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी दर शहर का बढ़ जा रहा है, ठीक है। प्रशिक्षण का अभाव ग्रामीण में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रामीण बेरोजगारी की आप और बात करते हैं तो वहाँ सरकारी योजनाओं का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, लागू नहीं होना, ठीक है, वो भी एक कारण बन सकता है। बिजली, सड़क इत्यादि की सुविधा नहीं होना, उचित तरीके से जो है बेरोजगारों का आंकड़ा वगैरह संग्रह नहीं करना ताकि उन्हें सही ढंग से काम की दिया जा सके, उचित प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जाना ताकि वो किसी अन्य वर्ग को कर सके। ये सब सारा कारण जो हो सकता है यहाँ हो सकता है। शहरी को तो एक आपका जनसंख्या, दूसरा उद्योग, और उद्योग में एक चीज और डाल दीजिएगा कि जो पूंजी प्रधान जो है आपका प्रवृत्ति है, श्रम प्रधान प्रवृत्ति की जगह भारतीय उद्योग में पूंजी प्रधान प्रवृत्ति का अर्थ होता है मशीनीकरण। ज्यादा से ज्यादा मशीन का प्रयोग करने पर बल देते हैं पूंजीपति, न कि श्रमिकों को यूज करने पर, ठीक है। तो भी एक समस्या आपका बना है, बेरोजगारी उससे भी बढ़ा। और एक जो सेक्शन है, एक जनसंख्या सेक्शन आ गया, एक इंडस्ट्री सेक्शन आ गया, एक जो है आपका शिक्षा का दोषपूर्ण जो है ना व्यवसायिक रूप नहीं होना। शिक्षा जो समान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल के साथ साथ कुछ एक होना चाहिए टेक्निक, ठीक है। स्कूल के टाइम से अगर ये शुरू हो जाए तो बेहतर है। क्लियर। कि अगर रोजगार नहीं मिल पाता है तो उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो है लोग अपना जीवन यापन कर सकें। क्लियर। तो ये सब था आपका बेरोजगारी का कारण शहर में और गांव में। क्लियर। आपको आशा है कि समझ गए होंगे। अब बेरोजगारी के मापन पर हम लोग आते हैं। देखिए, बेरोजगारी को मापना जो है बहुत आसान नहीं है, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि बेरोजगारी के मापन हेतु किसको अधिकृत किया गया है, एनएसएसओ को। ये सर्वे जारी करता है क्रम में, ठीक है, 65वां 66वां को चल रहा है, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1950 में गठित हुआ था और इसके सर्वे के आधार पर ही बेरोजगारी का मापन किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो कुछ कंसेप्ट है उसको पहले जान लीजिए।
मानक मानव वर्ष। देखिए, अगर वर्ष में 273 दिन और प्रतिदिन 8 घंटा वर्क को करता है तो इसको कहा जाता है एक मानक वर्ष। 273 दिन और प्रतिदिन कितना होना चाहिए? 8 घंटा। तब इससे आप क्या कहेंगे? एक मानक वर्ष। ये कब दिया गया था? ये 6th FYP में, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 6ठे पंचवर्षीय योजना में बताया गया था कि मानक मानव वर्ष क्या होता है। एग्जाम में आता है, ठीक है। 273 दिन, 365 दिन होता है ना एक वर्ष में, सामान्य ईयर में, और उसमें से 273 दिन वर्क चाहिए 365 में, और प्रतिदिन कितना चाहिए? 8 घंटा। क्लियर? अगर कोई भी रोजगार में है तो उसे कहा जाएगा एक मानव वर्ष पूरा हो गया, ठीक है। उसी के अनुसार आकलित किया जाता है कितने मानव वर्ष का रोजगार जो है पूरे देश को मिला किसी खास वर्ष में, ठीक है। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसका निर्धारण हुआ था। अब आते हैं NSSO के द्वारा जो 27वां सर्वे किया गया था उसमें क्या कहा गया था। 2 नंबर में, इसको 1 नंबर में दे दीजिए मानव मानक वर्ष को। बेरोजगारी के मापन में 2 नंबर में NSSO द्वारा 27वां सर्वे किया गया था, सर्वे जारी किया गया था। उसमें क्या कहा गया था? देखिए, इसमें 3 आधार बताया गया था जिस पर बेरोजगारी का मापन हो सकता है, ठीक है। एक है नियमित बेरोजगारी, दूसरा है साप्ताहिक बेरोजगारी, दैनिक बेरोजगारी। UE मीन्स बेरोजगारी, कंफ्यूजन नहीं करना है। नियमित बेरोजगारी जो आपका आता है खुला बेरोजगारी, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट और ये है डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तीनों आधार पर जारी किया जाता है NSSO के द्वारा। तो नियमित बेरोजगारी, खुला बेरोजगारी, यानी कि साल भर का अगर सर्वेक्षण का जो पीरियड था, जिस वर्ष सर्वेक्षण किया है NSSO ने, उस वर्ष अगर कोई व्यक्ति साल भर में एक भी दिन रोजगार में नहीं पाया जाता है तो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होगा, यानी कि रेगुलर जो है बेरोजगार है, ठीक है। जैसे क्रोनिक डिजीज बोला जाता है, ऐसा डिजीज जिसका इलाज जो है संभव नहीं हो पा रहा है, वो लंबा समय से चला आ रहा है, दवा खा रहे हैं आप, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है फिर वही हाल है, ठीक है। लगभग मैंने डिजीज खत्म नहीं है तो क्रोनिक डिजीज बोलते हैं ना, उसी ढंग से ये क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। काफी कोई प्रयास कर रहा है लेकिन उसका अनएम्प्लॉयमेंट जो है समाप्त नहीं हो रहा है। साल भर में एक भी दिन अगर सर्वे ईयर में वो वर्क में नहीं है तो आएगा आपका नियमित बेरोजगारी में। और साप्ताहिक आधार पर जब किसी खास सप्ताह में सर्वेक्षण किया जाता है NSSO के द्वारा, ठीक है, अगर उस दौरान एक भी दिन कोई व्यक्ति रोजगार में नहीं पाया गया 15 से 59 साल वाले कार्यशील जनसंख्या में, ठीक है, तो कहा जाएगा साप्ताहिक बेरोजगारी, ठीक है। और दैनिक में आपका ये और इंडिविजुअल जाता है और अंदर की ओर जाता है, ठीक है। ये भी साप्ताहिक स्तर पर ही सर्वे होता है लेकिन हर दिन का देखा जाता है, ठीक है। अगर एक सप्ताह में कोई व्यक्ति 3 दिन अगर वर्क कर रहा, 4 दिन वर्क कर रहा, तब देखा जाता है कि वो कितना जो है रोजगार में रहा। क्लियर? तो उसके लिए आकलन किया जाता है कुछ विशेष तरीका से, उसको देखें। यहां पर थोड़ा सा एक चीज क्लियर कीजिएगा,
ये मानव दर होता है, व्यक्ति दर कर दीजिए, ये भी व्यक्ति दर होता है, इस समय दर होता है। दैनिक यूई जो होता है आपका, इसमें देखा जाता है कि पिछले एक सप्ताह में, जिस सप्ताह में सर्वेक्षण किया गया, उसमें कितने दिनों तक रोजगार में था। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3.5 दिन, आधा में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, अब आधा और 1 कैसे काउंट किया जाता है उसको समझ लीजिए। 1 घंटा से कम वाला को माना ही नहीं जाता है तो रोजगार में। मान लीजिए किसी दिन सोम से संडे तक का आपका वर्क का सर्वे किया गया है, तो सोमवार को मान लीजिए किसी ने आधा घंटा वर्क किया तो उसको शून्य माना जाएगा, उस दिन बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है, 1 से 4 घंटा, 4 घंटा से माने कम, ठीक है, हाफ डे माना जाएगा। और 4 घंटा से अगर अधिक होता है तो उसको 1 डे माना जाएगा, कंप्लीट। क्लियर? यानी कि जो है वो 1 दिन वर्क में रहा, इस ढंग से काउंट होता है। अब जो दर, इसका समय का दर जो निर्धारित होता है वो कैसे होता है वो देखिए। दैनिक ईओई का जो दर होता है, किए गए कार्य दिवस, कितना दिनों वर्क किया एक सप्ताह में, 22 सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या इंटू 100। क्लियर? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक सप्ताह में उसका आप सर्वे किए और कंप्लीट उसका आया 6 दिन, मान लीजिए वर्केबल डे है, संडे को छुट्टी मान लीजिए। ठीक है, तो कंप्लीट जो आपका आया 6 दिन, उसमें आप कैलकुलेशन किए जो पहले विधि बताएं, 4 घंटा में कम, 1 से 4 घंटा आधा दिन, 4 से ज्यादा जो है आपका 1 दिन, तो उससे आप काउंट किए कितना, 3 घंटा किए। ठीक है, तो कितना % रोजगार में रहा, ठीक है, कितना आया, 50% जो है वो रोजगार में रहा। ऊपर 3 बैठाइए, नीचे 6 × 100। क्लियर? 3/6 × 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50%। तो इस ढंग से जो है इसका समय दर निकाला जाता है, दैनिक दर निकाला जाता है, और इस मानव वर्ष के आधार पर है, इसलिए इसको व्यक्ति दर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की संख्या काउंट की जाती है, समझ गए ना, और इसमें समय को महत्व दिया जाता है दैनिक में, इसलिए ये होगा आपका समय दर, और नियमित बेरोजगारी व्यक्ति दर, और साप्ताहिक बेरोजगारी जो होगा व्यक्ति दर होगा। 2 व्यक्ति दर और 1 जो होता है समय दर। ठीक है, ये परीक्षा में आ सकता है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं कि वर्तमान सिचुएशन बेरोजगारी का क्या है। 1 से 2 समिति का याद रखिएगा, बेरोजगारी का आकलन के लिए बनाया गया था। ठीक है, एक भगवती समिति और दांतेवाड़ा समिति, बेरोजगारी के मापन हेतु इस समिति का गठन एक बार हुआ है 1973 में। क्लियर? आ सकता है प्रश्न, इसलिए रखेगा वर्तमान सिचुएशन में क्या है। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट सर्वे आया था, 5 वर्ष में एनएसएसओ जारी करता है। क्लियर? तो 16-17 में जो सर्वे आया था, तो पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी दर का जो है आकलन किया गया था 1973 के बाद। तो विश्व 11-12 में जो है न्यूनतम बेरोजगारी दर रहा था, तो 1973 यानी कि 45 वर्षों के बाद 2017-18 में देखा गया कि बेरोजगारी दर जो था सर्वोच्च स्थान पर था। लेकिन कोरोना काल में अगर देखा जाए तो कोरोना काल में जो आपका बेरोजगारी दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप देख ही रहे थे, सारा लॉकडाउन के कारण सारा इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बंद हो गया था, तो काम तो मिला नहीं किसी को, है ना। तो बेरोजगारी दर जो था आपका पूरी तरह से
बढ़ गया था और ग्रामीण बेरोजगारी दर जो था आपका 7.5 से 8% की उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जबकि 2-3% बेरोजगारी, 2% भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, कुछ भी रोजगार में सभी को रहना चाहिए। तो 7.5 से 8% ग्रामीण बेरोजगारी दर 2020 में हो गया था और शहरी बेरोजगारी दर जो तो आपका हो गया था 9.5 से 10%। तो ये सिचुएशन था कोरोना काल में। कोरोना काल में क्या क्या बेरोजगारी दर था और हरियाणा की सबसे खराब स्थिति थी। ठीक है, तुम सारे आंकड़ों को आप देख लीजिए, अभी मैं पेज के रूप में डाल दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और क्लास बचा है, उसको हम लोग ले लेते हैं। चलिए उसको कर लेते हैं पहले। देखिए, इस पेज में जो काम की बात आपकी है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो जारी किया गया था 2017-18 में आंकड़ा कि 6.1% जो है बेरोजगारी दर है भारत में 17-18 में। ठीक है, और ये 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। और दूसरा जो यहाँ काम का चीज़ है कि बेरोजगारी दर अगर 45 साल पहले का बात 1972-73 में उच्चतम दर पर था, इससे अधिक था। क्लियर। और न्यूनतम की अगर बात की जाए तो 2011-12 में बेरोजगारी दर जो था 2.2% था। बाकी चीज़ पढ़ सकते हैं, कांग्रेस भाजपा का बाकी मामला है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर आते हैं। आगे कुछ जानने से पहले CMIE के बारे में जान लीजिए, जिसका गठन 1976 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है और इसका जो काम है कि भारत के इकोनॉमिक डाटा का पूरी तरह से एनालिसिस करता है, फॉरकास्टिंग करता है, एम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी हो इत्यादि के ये डाटा जो आंकड़े वगैरह जारी करता है, जो बहुत ही सुविधाजनक होता है सरकार के लिए और आम जनता के लिए। आइए अब CMIE रिपोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो CMIE रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में जो है आपका बेरोजगारी का दर 2020 में 27.1% हो गया था, फर्स्ट वीक ऑफ मई। आप जान रहे हैं कि कोरोना पिक पर था उस समय। और अगर टोटल संख्या देखा जाए तो 403 मिलियन लोग जो थे बेरोजगार हो चुके थे 2019 में। ठीक है, हालांकि नवंबर 2020 का फिर से ये डाटा देता है कि 393.6 मिलियन लोग जो थे उस समय बेरोजगार थे नवंबर 2020 में। थोड़ा सा फॉल हुआ था 10 मिलियन। ये जो आपका CMIE का ही डाटा है, शहरी बेरोजगारी दर 9.15% जुलाई 2020 में रही थी, लेकिन अगस्त में 9.83% हो गई, मैंने 10 के करीब पहुंच गया। ठीक है, अब बेरोजगारी दर 9.83% पहुंचने का अर्थ है शहरी क्षेत्र में हर 10 में से एक लोग के पास, यानी कि 15 से 59 वर्ष वाले के पास नौकरी नहीं है। गांव में खरीफ फसल की बुआई के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि फिर तो कोई काम नहीं रह गया। जो बाहर जाते थे लुधियाना मुंबई सब तो रुक गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त में बेरोजगारी, अगस्त 2020 7.65%, जो जुलाई में 6.66% थी। और सबसे बुरा हाल जो है हरियाणा में है। कहाँ का क्या बुरा हाल है, चलिए अगले पेज में देखते हैं। बेरोजगारी के दर के मामले में हरियाणा शीर्ष पर है, यहाँ पर 33.5% बेरोजगारी। देखिए सारा जो है आपका 2020 के जो अगस्त के आसपास का डाटा है। ठीक है, त्रिपुरा 28%, राजस्थान 17.5%, गोवा 16% से कुछ अधिक, हिमाचल प्रदेश अप्रॉक्स 16%। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका कोरोना के कारण हुआ था, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहता है। ठीक है, हमेशा आप एवरेजली मान के चलिए कि बेरोजगारी की दर को 1 से 2% तक रहना है, वो बेस्ट माना जाता है। और इसके लिए जीडीपी में वृद्धि दर जो चाहिए 9% चाहिए। और जीडीपी में जितना वृद्धि दर होता है उसमें अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो उसमें रोजगार में वृद्धि दर उतना संभावना रहता है। उसके लिए ओकुन का नियम आप लोग आगे समझिए। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में भारत बेरोजगारी दर के मामले में अत्यधिक समस्या का शिकार हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओकुन का नियम। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी की दृष्टि से प्रश्न बनता है प्रारंभिक परीक्षा में भी। ओकुन का नियम, देखिए ओकुन का नियम क्या है। ये सिंपल सा कहता है ओकुन का नियम कि जीडीपी और बेरोजगारी का सीधा सीधा संबंध है। क्या संबंध है? अगर जीडीपी में 3% की वृद्धि होती, अगर
जीडीपी में 3% की वृद्धि होती है तो बेरोजगारी रोजगार में 1% की वृद्धि होगी। मैं लिख दिया हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा कहना है कि अगर आपका जीडीपी में 3% का वृद्धि होगा तो रोजगार दर में कितना प्रतिशत, रोजगार क्रिएशन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, 1% का। क्लियर? यानी कि अगर 3% का टारगेट आपको गेन करना है, जो कि आदर्श माना जाता है, हर साल 3% की रोजगार वृद्धि, क्लियर, तो आपको 9% जो है जीडीपी में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, अभी भारत का जीडीपी जो है आपका 6-7% के बीच नॉर्मली रह रहा था, 8, 7.5 का भी चला गया। ठीक है, लेकिन अभी तो आपका बहुत बुरा सिचुएशन है। ठीक है, जीडीपी का, तो रोजगार का भी बुरा पोजीशन है। तो उनका नियम यही कहता है कि अगर आप 3% जीडीपी में वृद्धि करते हैं तो रोजगार में वृद्धि होगी 1%। लास्ट चलिए कर लेते हैं रोजगार का, बेरोजगारी सेक्शन का। बेरोजगारी पर वैश्वीकरण का प्रभाव, एलपीजी का, निजीकरण, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण। बेरोजगारी का अगर देखा जाए कि क्या प्रभाव पड़ा है, तो कृषि क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी में जो कमी था, यानी कि रोजगार का जो वृद्धि दर था, वो निश्चित रूप से संतोषजनक था 1990 से पहले। क्लियर? 1990 के बाद क्या हुआ, जो सिचुएशन बना वैश्वीकरण के बाद, कि रोजगार उत्पन्न हुए कुछ क्षेत्रों में, ऐसा नहीं कि नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में जो है आपका वृद्धि हो गई। क्लियर? क्योंकि कृषि में जो है निवेश होना बंद हो गया था। और शहरी क्षेत्रों में क्या पोजीशन रहा, जहां पर वृद्धि भी हुआ, तो वहां पोजीशन ये था कि केवल पेशेवर लोगों की मांग बढ़ी। पेशेवर का अर्थ होता है जो भी किसी भी टेक्निकल हैंड, कोई भी किसी भी प्रशिक्षण से युक्त हैं। ठीक है, वे मानव से मानव संसाधन बन चुके हैं। कह सकते हैं शुरुआती दौर में बेरोजगारी पर जो था नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जो निजीकरण को महत्व दिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने निजी क्षेत्र में अपना किस्मत आजमाया और वहां पर सफलता मिली। न सिर्फ उन्हें सफलता मिली, बल्कि हजारों अन्य लोगों को भी वे रोजगार देने में सफल रहे। एक और प्रभाव जो आप देख सकते हैं कि निजी सेक्टर में जहां नौकरियों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ी है उदारीकरण के बाद, वहीं सरकारी क्षेत्र में नौकरियां जो है धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि लगभग हर क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं से निजीकरण का, विनिवेशीकरण का शिकार होता गया। क्लियर? सरकार नहीं चाहती है, अब अगर देखा जाए वर्तमान सरकार की नीतियों को, ठीक है, जितने भी सरकार हैं आफ्टर 1990, क्लियर, तो उनकी नीतियों को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का अर्थ ही हो गया है कि निजीकरण को महत्व देना। क्लियर? सरकार नहीं चाहती है अब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज को अपने हाथ में रखे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को निजी क्षेत्रों को देना चाहती है। क्लियर? जिसके कारण निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहे हैं और सरकारी क्षेत्र में रोजगार घट रहे हैं। अगर सरकारी क्षेत्र के रोजगार वृद्धि दर को देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर के मुकाबले वहां रोजगार वृद्धि दर कम है। क्लियर? तो सरकार यहाँ पर, जो सरकार का योगदान है इतना ही हो सकता है, ठीक है, कि कानून व्यवस्था ठीक रखे, युवाओं को प्रशिक्षण दे ताकि वो खुद ही स्वरोजगार के लिए सक्षम हो सकें, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराए, यानी कि बैंकों को फ्री करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्रदान करें, सरकार तरह तरह के रोजगार संबंधी योजनाएं लाएं और उनका सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है, ताकि रोजगार की समस्या
से दो चार नहीं होना पड़े लोगों को, ठीक है। इस तरह से जो बेरोजगारी का टॉपिक है वो समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर जो भी नए आए हैं आज निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे यहाँ मटेरियल मिलेंगे। और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।